जो हिंदू गौमूत्र नहीं पिएगा उसको मंदिर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। ऐसी अपील जब उत्तराखंड के गंगोत्री धाम से हुई तो मेरे होश उड़ गए। अच्छा, पहले मैं तो मोबाइल में देखता था कि जो सोशल मीडिया सनातनी है या हिंदू धर्म रक्षक हैं वो गौमूत्र पीते हुए, गौमूत्र में नहाते हुए कंटेंट बनाते हैं, लेकिन मैं उनको इतना सीरियस नहीं लेता था। लेकिन जब मैंने देखा कि IIT मद्रास के डायरेक्टर जैसे हाईली क्वालिफाइड लोग गौमूत्र के मेडिसिनल बेनिफिट्स की बात करते हैं, 5 நிமிஷத்துல தரம் போயிடுதா, அதனால ஆன்டி பாக்டீரியல், ஆன்டி ஃபங்கல், ஸ்டொமக் இரிட்டபிள் பவுல் சிண்ட்ரோம், இது மாதிரி பல இதுக்கு நமக்கு கோமயம்ங்கிறது நமக்கு பெரிய பெரிய மெடிசன். இந்த மெடிசினல் வேல்யூ நம்ம எடுத்துக்கணும். और फिर वहीं पर अक्षय कुमार जैसे सेलिब्रिटीज ये बताते हैं कि आयुर्वेदिक बेनिफिट्स के लिए वो रोज गौमूत्र को पीते हैं. Because of Ayurvedic reasons, I have had cow's urine every day. तो मैं गौमूत्र के विषय को लेकर सीरियस हो गया और फिर एक दिन मेरे एक मित्र का मुझे मैसेज आया जिसमें एक फोटो थी और उस पर लिखा था कि आस्था मूत्र तक पिला देती है लेकिन जाति पानी नहीं पीने देती, और मैं अंदर से हिल गया। अब मुझे सच जानना था और इसलिए मैं प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और जो मॉडर्न साइंटिफिक पेपर्स हैं उनकी स्टडी करने लगा, और गौमूत्र के विषय पर जो सच मुझे पता चला वो बहुत शॉकिंग है। तो साथियों, मैं आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के इस बहुत इंपॉर्टेंट एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम प्रमाणों के साथ देखेंगे कि क्या गौमूत्र का सेवन अंधश्रद्धा है या मेडिसिनल है। तो आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे सनातन धर्म की सबसे अच्छी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। अब साथियों, बिना किसी विलंब के आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, गौमूत्र के सच को जानने के लिए हमें कम से कम 2,500 से 3,000 वर्ष पहले जाना होगा, क्योंकि तब हमें समझ में आएगा कि हमारे पूर्वज गौमूत्र के विषय को लेकर क्या सोचते थे। लेकिन उसके पहले आपको यह समझना होगा कि जो गाय होती है उसका जो पेट होता है वो 4 चैम्बर में बटा होता है, और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे वो उसको एक बायोलॉजिकल डिस्टिलेशन प्लांट की तरह देखते थे। अब मैं बायोलॉजिकल डिस्टिलेशन प्लांट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो शोध किया उसमें उन्होंने देखा कि गाय अगर घास फूस खाती है, जड़ी बूटियां खाती है, तो उसके बाद जो उसका पाचन तंत्र है जो 4 चैम्बर में बटा हुआ है वो उन खाए हुए पदार्थों की प्रोसेसिंग करता है, और फिर उन पदार्थों का जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन बायोएक्टिव एक्सट्रैक्ट होता है वो उनके मूत्र के मार्ग से बाहर आता है। अब यहाँ पर उस मूत्र को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, अभी उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन मैं इसको वैज्ञानिक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप हमारे ग्रंथों में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक आस्था के कारण गाय पर ही शोध हुआ या गाय के मूत्र का ही सेवन हुआ। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में अलग अलग तरह के जानवरों की मूत्र पर शोध हुआ है। कम से कम 8 से 12 ऐसे हमें जानवर मिलते हैं जिनकी मूत्र पर प्रयोग दिखते हैं। यानी कि हमारे ऋषि मुनि केवल आस्था या अंधविश्वास में न पड़कर गाय पर ही शोध नहीं कर रहे थे, बल्कि अलग अलग जानवरों, अलग अलग जीव जंतुओं की मूत्र पर शोध कर रहे थे, सो दैट अगर उसका कुछ बेनिफिट है, औषधीय गुण है, तो वो मनुष्य को मिल सके। अगर आप महर्षि सुश्रुत की सुश्रुत संहिता को देखें तो अध्याय 45 के श्लोक 220 में ये कहा गया है कि गौमूत्र कटु, तीक्ष्ण, उष्ण और सक्षार यानी क्षार युक्त होता है। यह कफ और वात दोषों को नष्ट करने वाला है। इसके अतिरिक्त ये कुष्ठ रोग यानी चर्म रोग, उदर रोग, अपस्मार यानी मिर्गी, श्वास, खांसी और कृमि रोगों को दूर करने में सहायक है। तो सुश्रुत संहिता के अनुसार जो गौमूत्र है वो औषधि के रूप में प्रयुक्त होता है, और किन किन रोगों में प्रयुक्त होता है वो इस श्लोक में, इस पंक्ति में दिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं महर्षि चरक, और उनकी चरक संहिता में भी देखें तो पहले ही अध्याय में उन्होंने पुष्ट किया है, और जैसा कि मैंने बताया था कि कई जानवरों की मूत्रों पर शोध करने के बाद वो आगे पुष्ट भी करते हैं कि जो गौमूत्र है वो उन सभी जानवरों के मूत्र से सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद महर्षि वाग्भट ने भी अपने अष्टांग हृदयम में वैलिडेट किया कि हाँ, जो गौमूत्र है वो अन्य जीव जंतुओं के मूत्रों की अपेक्षा ज्यादा श्रेयकर है। तो अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग कालखंड में बार बार शोध के बाद, कई बार एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये बात हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलती है कि गौमूत्र अन्य जीव जंतुओं के मूत्र से श्रेष्ठ पाया गया है। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं है, इस पर शोध हुए हैं। हाँ, शोध अपनी क्षमता के अनुसार हुए हैं, जो उस कालखंड में जिस प्रकार से शोध हो सकता था। तो हम ये नहीं कह सकते कि अंधविश्वास पर आधारित है कि गाय को हम पवित्र कहते हैं इसलिए कोई शोध नहीं हुआ है, बस हम पवित्र मानने के कारण उसके मूत्र को ग्रहण कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये समझना है कि इन किसी भी ग्रंथ में गौमूत्र को एज अ हेल्दी डाइट या आहार की तरह नहीं बताया गया है।
कि आप रोज सेवन कर रहे हैं और 1 गिलास गौमूत्र पी रहे हैं। इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। जो वर्णन मिलते हैं वो औषधि ही मिलते हैं, दवा के रूप में मिलते हैं। और महर्षि चरक जी ने अपनी चरक संहिता में स्पष्ट भी किया है कि कोई भी औषधि कितनी भी गुणकारी क्यों ना हो, यदि वो अपनी मात्रा से ज्यादा ली जाएगी, अति मात्रा में ली जाएगी, तो आपका वो वात पित्त कफ बिगाड़ेगी ही और आपको रोग ही देगी। और साथियों, हमने देखा कि हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में गौमूत्र को बहुत तीक्ष्ण और उष्ण बताया गया है। यानी अगर हम वैद्य की सलाह लिए बिना उसको कच्चा ग्रहण करते हैं तो हमारा पित्त असंतुलित हो सकता है। इसीलिए आयुर्वेद की परंपरा में समय के साथ जब धीरे धीरे शोध और आगे बढ़ा तो गौमूत्र से ज्यादा गौमूत्र अर्क पर जोर दिया जाने लगा। अब ये गौमूत्र अर्क क्या है, आप इसको इंग्लिश में समझ सकते हैं, काउ यूरिन डिस्टिलेट। अर्क क्या होता है, अगर आप अर्क प्रकाश ग्रंथ में भी जाएंगे तो वहां पर अर्क के विषय में बताया गया है। तो जो आज की डिस्टिलेशन प्रक्रिया है उसी को अर्क कहते हैं। यानी जो भी आपके पास द्रव्य है उसको आप गर्म करें, उससे वाष्प आने दें, उस वाष्प को आप ठंडा करके कहीं इकट्ठा कर लें, वो होता है अर्क। तो जब आप गौमूत्र का अर्क बनाते हैं तो आप इंश्योर कर रहे होते हैं कि अगर उसमें कोई ऐसा बैक्टीरिया या जीवाणु है जो आपको इन्फेक्ट कर सकता है तो उसको हम इस प्रोसेस में, इस डिस्टिलेशन के प्रोसेस में समाप्त कर दें। यानी हमारी आयुर्वेद की परंपरा में गौमूत्र उसके अर्क के रूप में, औषधि के रूप में प्रयोग में आता है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि हम सीधे ग्लास में लेकर उसको पी लें या फिर हम सीधे गौ माता के नीचे बैठकर उनके गौमूत्र को ग्रहण कर लें। तो साथियों, हमने देखा कि हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में गौमूत्र के औषधीय गुण मिलते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, अगर मिलते हैं तो आज इसकी वैलिडेशन क्यों नहीं हो रही है? और क्या आज जब मॉडर्न मेडिसिन हैं, एडवांस मेडिसिन हैं, तो गौमूत्र या अर्क आज के समय में रेलेवेंट है या नहीं है? अब साथियों, मॉडर्न साइंस में आते हैं। हमें वेरीफाई करना है कि जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में गौमूत्र के अर्क का मेडिसिनल बेनिफिट दिया गया है, क्या वो सही है या नहीं है। इसलिए भारत की एक बॉडी है CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और वहाँ के टॉप साइंटिस्ट ने जब इसको टेस्ट करने का एक निश्चय किया तो उन्होंने भी उन्हीं गायों के गौमूत्र का अर्क लिया जो गायें अच्छे नेचुरल इन्वायरमेंट में पाली गई थी, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो सबको हैरान कर देने वाले थे। क्योंकि जैसा आयुर्वेद के ग्रंथों में मिलता है उसी के अनुसार गौमूत्र के अर्क में ये देखा गया कि एंटी कैंसर वाली दवाओं के साथ जब गौमूत्र के अर्क को दिया जाता है तो वो बायो इनहेंसर के रूप में बहुत इफेक्टिव है। अब ये बायो इनहेंसर क्या है, तो इसको बहुत आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई दवा लेते हैं, जैसे कोई एंटी कैंसर ड्रग लिया है या एंटीबायोटिक लिया है, तो वो पूरी दवा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होती है 100%। उसका कुछ हिस्सा हमारे पेट के एसिड्स के साथ मिलकर वेस्ट हो जाता है। तो हम कुछ उसमें इनहेंसर डाल सकते हैं, बायो इनहेंसर डाल सकते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। तो CSIR की रिसर्च में पाया गया कि एक रिफैम्पिसिन दवा होती है, टीबी की दवा है, अगर उसमें गौमूत्र के अर्क की बूंदें मिला दी जाएं तो वो दवा ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होती है। यानी गौमूत्र अर्क एक बहुत ही अच्छा नेचुरल बायो इनहेंसर है। अब साथियों, गौमूत्र के अर्क में ये जो बायो इनहेंसिंग प्रॉपर्टी है, ये कोई स्यूडो साइंटिफिक दावा नहीं है, बल्कि इस रिसर्च के लिए CSIR को अमेरिका से 2 पेटेंट मिल चुके हैं। तो यदि गौमूत्र में जो औषधीय गुण है उसका कोई मजाक उड़ाता है तो वो साइंस का अपमान कर रहा है। इनफैक्ट कई इन विट्रो स्टडीज यानी लैब के अंदर ये भी देखा गया है कि गौमूत्र के अर्क में बहुत अच्छी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जब ये प्रूव हो चुका है कि गौमूत्र का अर्क बहुत अच्छा बायो इनहेंसर है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है और उस पर पेटेंट भी मिल चुका है, तो आज एलोपैथी के डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब क्यों नहीं करते? आइए इसको जानते हैं। अब साथियों, अगर आप मेडिकल साइंस को समझें तो उसमें किसी भी दवा पर बहुत ढेर सारी टेस्टिंग के फेज होते हैं। जैसे कि जब भी किसी दवा पर दावा किया जाता है तो पहले उसकी टेस्टिंग होती है लैब में। मान लीजिए लैब में किसी पेट्री डिश पर आपने बैक्टीरिया पर टेस्टिंग की या फिर आपने चूहे पर, रैट पर कर ली, लेकिन किसी भी मेडिसिन को प्रिस्क्राइब किया जा सके ह्यूमंस के लिए तो उसको ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को भी पास करना होगा, जिसमें हजारों इंसानों पर कई सालों तक डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल्ड टेस्टिंग करनी पड़ती है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो भाई कर लो टेस्टिंग करने में क्या समस्या है? तो साथियों, यहाँ पर एक टर्म मैं आपको बताता हूँ, फार्मा इकोनॉमिक्स। यहाँ पर जब हम टेस्टिंग करते हैं, विशेषकर जब ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, तो हमारा बहुत ढेर सारा पैसा और बहुत ढेर सारा समय लगता है। फार्मा इंडस्ट्री में उन्हीं दवाओं पर पैसा और समय खर्च किया जाता है जिनकी टेस्टिंग सक्सेसफुल होने के बाद उसको मार्केट में अच्छे दामों पर बेचा जा सके, जिससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। ये सीधा सा बिजनेस है। जितना इनपुट कॉस्ट गई है इन्वेस्टमेंट में, उसकी टेस्टिंग में, यदि उससे हमने पैसा नहीं बनाया तो उस दवा को मार्केट में लाने से कोई लाभ नहीं है। यदि गौमूत्र का अर्क ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स को पास भी कर लेता है तो उसके बाद कोई इंसेंटिव नहीं है
फार्मा इंडस्ट्री के पास कि उससे बहुत पैसा बनाया जा पाएगा, क्योंकि जो गौमूत्र अर्क बनाने की विधियां हैं वो हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी दी गई हैं। तो ऐसा ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है जिसको आप प्राइवेट रख सकते हैं और उससे बहुत ढेर सारा पैसा बना सकते हैं। ये जो गौमूत्र अर्क है ये घर पर भी बनाया जा सकता है। और चूंकि ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं, बहुत ढेर सारे ह्यूमंस पर डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आज के डॉक्टर्स गौमूत्र अर्क को या डिस्टिलेट को या उससे बनी हुई औषधियों को प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। आज के मॉडर्न डॉक्टर्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जिस पर बहुत ढेर सारा ट्रायल हो चुका हो, डेटा हमारे पास हो, तभी वो प्रिस्क्रिप्शन में जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो गौमूत्र का अर्क है उसके जो औषधीय गुण हैं, उसका जो औषधीय प्रयोग है वो सुपरस्टिशन है। इसकी एक हमारी परंपरा है हजारों वर्षों की। अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथों के साथ साथ हमारी जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको देखेंगे तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि गौमूत्र के अर्क में मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। लेकिन इतना कहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि गौमूत्र तब सुपरस्टिशन बन जाता है जब आज की गायें जो प्लास्टिक खाती हैं, कूड़ा खाती हैं, गंदगी में रहती हैं और उसके बाद उन्हीं गायों के गौमूत्र को आप गिलास में लेके, कप में लेके पी लेते हैं या फिर उसके नीचे नहा लेते हैं और फिर आप ये दिखाते हैं कि हम तो धर्म को बहुत ऊपर रखते हैं। तो ये अंधविश्वास है, ये सुपरस्टिशन है और इससे हमें बचना चाहिए। सनातन धर्म में बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिस पर हम गौरवान्वित हो सकते हैं और हर चीज़ के लिए विज्ञान भी नहीं चाहिए। यदि गाय को हम माँ मानते हैं, पवित्र मानते हैं, तो उस प्रेम के लिए आपको विज्ञान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ पर विज्ञान की आवश्यकता है जहाँ पर आप कोई वैज्ञानिक क्लेम करते हैं। मैं तो चाहूँगा कि भारत सरकार गौमूत्र के अर्क पर ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स भी कराए और इसमें डरने की क्या आवश्यकता है। यदि पास होता है तो वो चीज़ हमारे शोध में आ जाएगी, उसका जनमानस उपयोग कर पाएगा, और नहीं पास होता है तब भी बहुत ढेर सारे लोग जो इस प्रकार से गौमूत्र का उपयोग करते हैं, कम से कम उनको एक साइंटिफिक प्रमाण मिल जाएगा कि गौमूत्र के अर्क का कोई लाभ नहीं है। तो सनातन धर्म पर हमें गर्व करना चाहिए, लेकिन वो केवल प्रदर्शन मात्र नहीं होना चाहिए, उसके पीछे आपके पास तर्क, विज्ञान और धर्म की गहरी समझ होनी चाहिए। और अगर आपको सनातन धर्म के विषय में जानना है, पढ़ना है, समझना है, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि कहाँ से प्रारंभ करें, किस ग्रंथ को पहले उठाएं, तो मैं मेरे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर सनातन धर्म को स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम जीरो बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत फन वे में शास्त्रों के प्रमाणों को लेते हुए सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो आप सभी से आग्रह करूंगा कि उस प्रोग्राम से अवश्य जुड़ें। जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करें। साथियों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको गौमूत्र पर बहुत ढेर सारा ज्ञान मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में हमें अवश्य बताएं कि आपको और भी कौन से विषयों पर वीडियोस चाहिए, और उन वीडियोस को देखने के लिए हाइपरक्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें। अब साथियों, इस वीडियो को, इस टॉपिक को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।